नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं। कोविड से संबंधित आर्टिकल्स, राजनीति से संबंधित आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स हैं। लेकिन एक दो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे जनरल विपिन रावत की दुखद डेथ से संबंधित, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, आपको याद हो तो परसों हमारी डिस्कशन थोड़ी बाकी रह गई थी। मीडिएशन से संबंधित एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जो हमें दूसरे पार्ट में डिस्कस करना था, लेकिन ऑफकोर्स मेरी गलती है, हम नहीं कर पाए थे। तो आज हम वो परसों के जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं इस डिस्कशन में शामिल कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से अलग से एक आर्टिकल है लाइव मिनट का, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आज का कोट है इमैनुअल कांट का। कानून में तो देखो, वो पर्सन गिल्टी है, आरोपी हैं, अपराधी हैं जिसने दूसरों के राइट्स को वायलेट किया हो। लेकिन एथिक्स में अगर आप दूसरों के राइट्स को वायलेट करने के बारे में सोचते भी हो तो आप गिल्टी हो, आप आरोपी हो, आप अपराधी हो। तो ये फ़र्क है। काफ़ी बार यूपीएससी लॉ और एथिक्स में डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है, तो उस समय इस प्रकार के कोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मीडिएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो मीडिएशन टर्म है ना, सिंपल है, आसान है, आपको इसका मतलब पता होगा। फिर भी एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है सोनू राजेंद्र नगर में रह रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, किराए पर रहता है सोनू। मकान मालिक के साथ रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन तो सोनू के पास ये है कि कोर्ट में केस फाइल करे, लेकिन सोनू को तैयारी करनी है। वो नहीं चाहता कि कोर्ट में केस फाइल किया जाए, इतना समय लगे, इतना पैसा बर्बाद हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट हो, मेरा फोकस डाइवर्ट हो। मकान मालिक भी ये नहीं चाहता। तो सोनू और मकान मालिक किसी थर्ड इंडिविजुअल के पास जाते हैं दोनों मिलके, और उसको बोलते हैं कि भैया आप हमारा समझौता करवा दो। जो तीसरा इंडिविजुअल है ना, वो न्यूट्रल है, वो सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवा देता है जो दोनों को मंजूर होता है। तो तीसरा जो थर्ड न्यूट्रल पर्सन है ना, जिसने सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवाया, वो है मीडिएटर, और उसने जो करवाया है वो है मीडिएशन। सिंपल टर्म है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो आप आंसर्स में लिख सकते हो। मीडिएशन एक प्रकार का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, सोनू एंड मकान मालिक, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जो कि उनकी हेल्प करता है किसी सेटलमेंट पर राजी होने में। मीडिएशन देखो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब मीडिएटर ने जो समझौता करवाया ना, मर्जी है सोनू और मकान मालिक उसे माने या फिर ना माने। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मीडिएशन में पहले से दोनों पार्टीज राजी हो जाएं कि जो भी हमारे बीच में मीडिएशन होगी वो बाइंडिंग होगी, उसे हमें दोनों को मानना होगा। तो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन दोनों पार्टीज पहले से सोच लें तो वो बाइंडिंग भी हो सकता है। देखो, मीडिएशन से ना बहुत सारे फायदे होते हैं। कोर्ट में अगर केस जाता है तो आज ऑलरेडी आपको पता है केसेस की पेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। सोनू ने केस फाइल कर दिया, पता लग गया कि सोनू को आईएएस बने 8 साल हो गए, लेकिन रेंट का जो केस है अभी तक चल रहा है। समझ गए? टाइम बर्बाद होता है, पैसा जाता है, हरासमेंट होती है। तो मीडिएशन में जल्दी से अगर केस सोल्व हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो सबको फायदा है ना, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कोर्ट के लिए विन विन सिचुएशन है कि और केस नहीं बढ़े, सरकार के लिए विन विन सिचुएशन है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए सरकार मीडिएशन समेत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दूसरे भी जो मैकेनिज्म्स हैं ना, जैसे आर्बिट्रेशन, उनको सरकार प्रमोट करती है। लेकिन इस आर्टिकल में फोकस मीडिएशन पर है। सरकार ना मीडिएशन के लिए अब एक बिल लाने वाली है पार्लियामेंट में, क्योंकि मीडिएशन ना अब काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी हो गया है और इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि मीडिएशन एक तरीके से होना चाहिए, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए सरकार एक बिल लाना चाहती है, और बिल लाने से पहले सरकार ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, कमेंट मांगे हैं, और उसी ड्राफ्ट पर राइटर ने ये आर्टिकल लिखा है। राइटर कहते हैं देखो, तीनों एस्पेक्ट्स हैं, मतलब बिल कुछ मायनों में अच्छा भी है, कुछ इसमें कमियां भी हैं, और कुछ तो प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको देखकर निराश होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस ड्राफ्ट में, मीडिएशन संबंधी ड्राफ्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो देखो, बिल में एक चीज़ ये एक्नॉलेज की जाती है कि मीडिएशन को अब एक पूरी तरह से प्रोफेशन मानना जरूरी है।
जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सोनू और मकान मालिक के बीच में विवाद हुआ ना, वो जिस थर्ड पार्टी न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी किराना की दुकान कर रहा है और सोनू जाके बोलता है कि भैया आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मीडिएशन करवा दो, ऐसा नहीं। जो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल हो ना, वो प्रोफेशनल हो, उसका काम ही हो कि दिन रात मीडिएशन करवाना, उसका प्रोफेशन हो। इसके बाद बिल ये भी एक्नॉलेज करता है कि देखो ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में ऐसे हैं जो मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएं मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में मीडिएशन करवा सकें। डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स देखो डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे मीडिएटर पहला क्वेश्चन पूछेगा सोनू से, आप क्या चाहते हो सोनू, कितना रेंट आप देना चाहते हो। फिर मीडिएटर क्वेश्चन पूछेगा किससे, मकान मालिक से, कि आप इतना रेंट क्यों ले रहे हो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में दोनों का पक्ष जान के एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से जो मीडिएटर हैं वो मीडिएशन करवाए, इसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल में ये कहा गया है कोई भी लिटिगेशन हो उससे पहले एक बार एक मीडिएशन का सेशन जरूर हो। मान लीजिए आप कोई भी केस फाइल करना चाहते हो, जैसे अभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के लिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए लिटिगेशन फाइल करने से पहले एक सेशन उनका मीडिएशन का जरूर होना ही चाहिए। मतलब वो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल के पास जाएं, दोनों पार्टीज, जिसमें मीडिएटर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि मीडिएशन के भैया ये फायदे हैं, ऐसे मीडिएशन होगा। पूरा सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज की मर्जी है कि वो मीडिएशन को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन एक सेशन लिटिगेशन फाइल करने से पहले मीडिएशन का जरूर होना चाहिए, जिसमें मीडिएटर मीडिएशन के फायदे बताएगा और बताएगा कैसे आप मीडिएशन को प्रोसीड कर सकते हो। अब मीडिएशन का सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज राजी हैं तो मीडिएशन कर सकते हैं। दोनों में से एक पार्टी भी अगर नहीं चाहता है कि नहीं मुझे मीडिएशन नहीं करनी, तो भैया जाओ आप कोर्ट में, हमें क्या करना है, मीडिएटर ऐसा बोलेगा। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है ना, दो पार्टीज के बीच में विवाद है, सोनू और मकान मालिक। अब सोनू को धमकी देता है मकान मालिक, मीडिएशन का सेशन दोनों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच मकान मालिक सोनू को धमकी दे देता है कि मेरा रूम खाली कर दो। तो फिर मीडिएशन के सेशंस के बीच में ही सोनू कोर्ट में जा सकता है स्टे लेने के लिए कि देखो मीडिएशन का सेशन चल रहा है और ये हमें निकाल रहा है, तो प्लीज ग्रांट मी स्टे। तो कोर्ट स्टे लगा सकती है। स्टे लगने के बाद में सोनू और मकान मालिक मीडिएशन के सेशन फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इंटरिम ऑर्डर हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है और बाद में फिर से मीडिएशन के जो सेशन है वो रिज्यूम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात भी बोली गई है बिल में, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो देखो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा जो लिटिगेशंस हैं उनकी सुनवाई होने लगी है, तो मीडिएशन भी ऑनलाइन हो सकता है, इसको एक्नॉलेज किया गया है बिल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ध्यान से सुनिएगा, जो ये सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन है ना, ये देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन है मीडिएशन से संबंधित और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। अब बिल में यह कहा गया है कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के तहत विभिन्न कंट्रीज की पार्टीज के बीच जो मीडिएशन हुआ है ना, वो इंडिया में भी लागू होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जल्दी से। मान लीजिए सिंगापुर की कोई कंपनी है और इंडिया में आके उसने एक्ट किया, किसी चीज़ को लेके विवाद हो गया, तो सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन के तहत सिंगापुर की कंपनी और इंडिया की कंपनी के बीच कॉमर्शियल सेटलमेंट हुआ, मतलब मीडिएशन हुआ, तो वो मीडिएशन इंडिया में भी लागू होगा, इंडिया में भी इन्फोर्स होगा। तो ये तो देखो अभी तक सारी हमने अच्छी चीज़ें डिस्कस की। अब ड्राफ्ट का यानी मीडिएशन संबंधित बिल का क्रिटिसिज्म राइटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात वो बोलते हैं, सरकार के द्वारा ये सोचा गया है बिल जो है वो इंडिया को मीडिएशन के क्षेत्र में एक हब बनाएगा, मतलब हब फॉर इंटरनेशनल मीडिएशन बनाएगा ये बिल। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, अभी तक तो सारा अच्छा ही डिस्कस किया, उल्टा क्यों हो जाएगा। बिल में देखो एक बात ये बोली गई है कि अगर जो इंटरनेशनल मीडिएशन है जब इंडिया में कंडक्ट की जाएगी, इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, अगर वो मीडिएशन इंडिया में कंडक्ट होगी ना तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा।
फिर से बोलता हूं, अगर इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, वो अगर इंडिया में कंडक्ट होगी तो उसे माना जाएगा कि ये डोमेस्टिक मीडिएशन है। जबकि देखो, डोमेस्टिक मीडिएशन जो होती है ना इंडिया में, उसे जजमेंट माना जाता है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। तो फिर आपको लगा होगा क्या दिक्कत है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। दिक्कत देखो ये है, सिंगापुर कन्वेंशन में ना ये बोला गया है कि ये कन्वेंशन उन पर लागू नहीं होती जो ऑलरेडी कोर्ट की जजमेंट्स हैं। जजमेंट्स पर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होती, ऐसा सिंगापुर कन्वेंशन में बोला गया है। जबकि इंटरनेशनल मीडिएशन अगर इंडिया में कंडक्ट होगा तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा। डोमेस्टिक मीडिएशन मतलब कोर्ट का जजमेंट, यानी उन मीडिएशन पर फिर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी। सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी तो फिर मतलब वो मीडिएशन जो इंडिया में हुआ है वो विभिन्न देशों में लागू नहीं होगा। तो फिर कौन आएगा इंडिया में मीडिएशन करवाने के लिए जब वो विभिन्न देशों में लागू होगा ही नहीं। तो ये लूप होल है जो ड्राफ्ट में छूटा हुआ है, जिसे एड्रेस करना जरूरी है। अगर ये लूप होल नहीं एड्रेस किया गया तो फिर इंडिया हब नहीं बनेगा, यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रमोट होगा। तो आप इसे अभी एड्रेस कर दो, जो बिल पार्लियामेंट में फाइनली प्रेजेंट किया जाए उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ना हो कि डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा इंटरनेशनल मीडिएशन जो इंडिया में कंडक्ट होगा। दूसरी खराब चीज राइटर ये बोलते हैं बिल के बारे में, देखो इस पूरी मीडिएशन संबंधित स्फीयर को गवर्न किया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा। काउंसिल में 3 मेंबर होंगे, रिटायर्ड सीनियर जज होंगे, पर्सन जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक्सपीरियंस होगा, और एक एकेडमिक जिसने अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन को कवर करवाया हो, जिसने इसके बारे में पढ़ाया हो। ये 3 मेंबर होंगे इस काउंसिल में। ये जो काउंसिल होगी ना बहुत पावरफुल बॉडी होगी जो मीडिएशन संबंधी चीज़ों को रेगुलेट करेगी, सर्टिफाई करेगी, मान्यता देगी, प्लान बनाएगी, गवर्न करेगी। लेकिन राइटर कहते हैं दुख की बात यह है कि इसमें एक भी मीडिएटर नहीं है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्बिट्रेशन आता है, रिकॉन्सिलिएशन आता है, मीडिएशन भी आता है। तो कोई जरूरी नहीं ना जिसने एडीआर के बारे में पढ़ाया हो वो मीडिएशन का एक्सपर्ट हो। तो ये राइटर बोलना चाहते हैं इसमें एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है जिसने मीडिएशन करवाया हो। मीडिएशन के बारे में पढ़ाना अलग चीज़ है, मीडिएशन करवाना अलग चीज़ है। आपको लगा होगा ये दूसरे नंबर का पर्सन तो वही है ना, ए पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एडीआर। तो राइटर कहना चाहते हैं एडीआर में भी किसी को आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है ना। मीडिएशन हो सकता है वो बंदा नहीं करवाता हो, वो आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट हो सकता है कि वो रिकॉन्सिलिएशन का एक्सपर्ट हो, मीडिएशन का उसको एक्सपीरियंस ना हो। तो कुल मिला के काउंसिल ऐसी हो सकती है जिसमें मीडिएशन करवाने वाला बंदा हो ही ना। तो फिर कैसे ये काउंसिल अच्छे से रेगुलेट करवाएगी मीडिएशन संबंधित चीज़ों को, ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बन के रह जाएगी। नेक्स्ट कमी बिल में ये है, देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फील्ड है, जुडिशरी का डोमेन है, लेकिन बावजूद इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिक्चर में है ही नहीं। मतलब काउंसिल संबंधित मेंबर्स को जब अपॉइंट करने की बारी आएगी ना तो उसमें सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होगा। जबकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक जुडिशियल डोमेन है, ये भी एक कमी है। नेक्स्ट कमी ये है बिल में, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको मीडिएट नहीं करवाया जा सकता, जैसे फ्रॉड है। राइटर कहते हैं देखो फ्रॉड ना बहुत बार जब 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, ए और बी, सोनू और मकान मालिक, वो ना बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा देते हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, जबकि फ्रॉड एक्चुअल में हुआ नहीं होता है। बाद में दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे राजी हो जाती हैं कि हाँ फ्रॉड नहीं हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्प्यूट। बढ़ा चढ़ा के आरोप लगाने की आदत होती है विवाद जब भी पैदा होता है, लेकिन फ्रॉड का आरोप लगा दिया तो मतलब उस डिस्प्यूट का मीडिएशन नहीं हो सकता। ऐसे ही ना एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से इश्यूज का मीडिएशन नहीं हो सकता, जैसे माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। जब ये पार्टी में इन्वॉल्व होंगे ना, कोई भी एक पार्टी में माइनर होगा या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होगा, तो लॉ कहता है कि कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनका भी मीडिएशन नहीं हो सकता। ये लंबी लिस्ट है। तो राइटर कहते हैं इतनी सारी चीज़ें तो आपने छोड़ ही दी। जैसे टेलीकॉम का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर हैं, क्यों ना वो आपस में एक दूसरे से बात करके इश्यूज को रिजोल्व कर लें। तो आप इतना सारा चीज़ें छोड़ो मत प्लीज़। अब लास्ट में राइटर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। राइटर कहते हैं हम सब मिलके क्यों ना मीडिएशन बिल को अच्छा बना दें। अभी सरकार ने हमसे कमेंट्स मांगे हैं, क्यों ना सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आए एक अच्छा मीडिएशन संबंधित एक्ट बनाने के लिए। क्यों ना मीडिएटर
लॉयर्स, जजेस अपना दिमाग लगाएं और एक अच्छा कमेंट, अच्छे सजेशंस दें सरकार को, और सरकार भी उन सजेशंस को ले बिल में सुधार लाने के लिए। कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं हमें देखो एक अच्छा एक्ट बनाना है मीडिएशन संबंधित, और इसके लिए और डिस्कशन की आवश्यकता है तो वो होने दो। जल्दबाजी में पार्लियामेंट में ये मीडिएशन संबंधित बिल आप ना पास करो, और एक अच्छा एक्ट हमें बनाना है, यही उनकी सोच है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मीडिएशन संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो इंडिया, कंटेक्स्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन है आर्टिकल में। इंडिया देखो अभी कार मार्केट के मामले में 5th लार्जेस्ट मार्केट है, और पोटेंशियल ये है नियर फ्यूचर में इंडिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कार मार्केट बन सकती है, यानी टॉप 3 में इंडिया जल्द ही आ सकती है कार मार्केट की। अगर हम बात करें 2030 से पहले 40 करोड़ कस्टमर जो हैं वो मोबिलिटी सॉल्यूशन ढूंढने के फिराक में है। मोबिलिटी सॉल्यूशन मतलब कोई बाइक लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, तो मतलब कुछ ना कुछ व्हीकल लोग परचेज करना चाहते हैं। 2030 तक 40 करोड़ व्हीकल्स की बिक्री हो सकती है। बट पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ये कहता है कि विभिन्न देशों को एमिशंस कम करना है, और इंडिया ने भी देखो ये वादा कर लिया है कि 2070 से पहले इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन के स्टेटस को अचीव करेगा। मतलब जितना कार्बन इंडिया में एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। ऐसी सिचुएशन इंडिया हासिल कर लेगा 2070 से पहले। अब देखो ये जो व्हीकल्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डीजल से पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स ये काफ़ी एमिशन करते हैं। तो अब अगर हमें व्हीकल्स का एमिशन कम करना है ना, तो उसका एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर मोबिलिटी का सॉल्यूशन है। इस पर देखो सभी स्टेक होल्डर्स राजी हैं, मतलब चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हों, सरकार हों, साइंटिस्ट हों, सबको लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ेंगे तो एमिशन कम होगा। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन जितनी रफ्तार उन्हें पकड़नी चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जितने ज़्यादा वो सड़कों पर दौड़ने चाहिए, अभी उतना हो नहीं पा रहे हैं। इश्यूज़ देखो काफ़ी हैं, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इश्यूज़ हैं, और बैटरी की जो कॉस्ट है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम हुई है। पहले बैटरी काफ़ी महंगी आती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, अब धीरे धीरे कॉस्ट जो है वो कम होने लगी है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे आप सोलर पैनल्स का एग्जांपल लीजिए, सोलर पैनल्स कितने महंगे आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनोवेशन आती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, तो सोलर पैनल्स आज के समय में काफ़ी सस्ते हो गए हैं। वही चीज़ देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी के मामले में होगी। इंडिया में देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरे देशों पर निर्भर हैं हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे तो जाहिर तौर पर हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, खास करके मिडिल ईस्ट पर, वो कम होगी, और एमिशन तो साथ के साथ कम हो गई। यानी एयर पोल्यूशन जो हर साल एनसीआर में, बाकी इलाकों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी हम एड्रेस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे। इसके लिए देखो सरकार भी सीरियस है। सरकार ने टारगेट रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 30 कैंपेन, मतलब 2030 आते आते जो व्हीकल्स की सेल होगी ना, उसमें से 30% तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए भी थे, जिन्होंने 5 टारगेट्स इंडिया के लिए रखे हैं, जिन्हें नाम दिया गया पंचामृत टारगेट्स। जैसे कि 2030 आते आते हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे, और जितनी हमारी एनर्जी आवश्यकता होगी उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ऐसे ऐसे जो 5 टारगेट्स प्रधानमंत्री मोदी ने रखे ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग में, उनको हमें अचीव करना है। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप भी लिए हैं। जैसे देखो पहले एक फेम स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन इसको रीमॉडल कर दिया गया, सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया, फेम सेकेंड स्कीम। इसमें सरकार सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल फॉर द सप्लायर साइड। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, ये तो सरकार ने काफ़ी सेक्टर्स में लॉन्च की है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, कि जैसे जैसे आप जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करोगे, आपको इंसेंटिव मिलते जाएंगे,
टैक्स में, दूसरी चीज़ों में। ये भी अच्छी स्कीम है। तो ये जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है ना, ये देखो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए की है, जो कि बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हाल ही में PLI स्कीम फॉर यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लॉन्च की थी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, ताकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे देश में ही ज़्यादा प्रोड्यूस हों, इनको इंपोर्ट ना करना पड़े और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सस्ते रहें। इसके बाद राइटर चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार 2020-30 में पूरा मिला के हमें बैटरी डिमांड की आवश्यकता होगी 900 से लेके 1100 गीगावाट आवर के बीच। लेकिन इंडिया में ना बैटरी मैन्युफैक्चर करने का बेस नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये डिमांड इतनी ज़्यादा होगी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है नहीं, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की कीमत के लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं। सोच के देखो, ये अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो इंडिया को कितना फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चैलेंज ये है, 2018 में देखो इंडिया में सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशंस थे, जो कि देखो बाकी देशों के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे तो नेबरिंग काउंटर पार्ट्स लिखा हुआ है, मतलब हमारे पड़ोसी देशों के अपेक्षाकृत। मुझे लगता नहीं वैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर हमारे आस पड़ोस के और देश हैं, नेपाल में, यहाँ पे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस होंगे। मतलब कंपैरिजन देखो चाइना से हो, डेवलप कंट्रीज से हो या फिर इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हो, तो इंडिया कंपैरिजन में पीछे छूट सकता है, इनसे भी पीछे है, चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशंस की वजह से कंज्यूमर्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना नहीं चाहते। जो लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार चार्जिंग स्टेशन बीच में मिलेगा नहीं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का फ़ायदा नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो उतने ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो 12 घंटे लगते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुली चार्ज करने के लिए, तो चार्जिंग स्लो है। मतलब कई बार इतना इंतज़ार क्लाइंट कर नहीं पाएगा ना, 12-12 घंटे इंतज़ार करो फिर पूरा चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक इलेक्ट्रिक कार की जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है। मतलब पॉइंट ये है, जैसे आप डीजल और व्हीकल परचेज करोगे पेट्रोल वाला, तो वो 3 लाख से आप परचेज कर सकते हो सकता है 2.5 लाख में भी कोई आ जाए, जैसे मारुति आल्टो। मुझे कार का इतना है नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट ज़्यादा शौक नहीं है, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन पॉइंट ये है, राइटर बोलना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेंज है ना वो हायर साइड से शुरुआत होती है, हो सकता है 7-8 लाख, 10 लाख। और जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स की जो रेंज है ना वो सस्ते से स्टार्ट हो जाती है 2-3 लाख। मतलब आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे सस्ता है, लेकिन पॉइंट यही है। उसके बाद पॉलिसी चैलेंजेस की बात है। देखो इंडिया में ना कई बार सरकारें ना पॉलिसी बहुत जल्दी पलट देती हैं। जैसे सबसे गंदा एग्जांपल दिया जाता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, जो 2012 में आया था, अब तो सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। तो अगर इस प्रकार से पॉलिसी इनस्टेबल होगी ना, सरकार चेंज करती रहेगी, फिर कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है ना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत सारा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तब जाके तो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा कुछ समय के बाद। लेकिन इसी बीच मान लो सरकार ने पॉलिसी पलट दी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम खत्म कर दी, फेम सेकंड स्कीम खत्म कर दी, फिर कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरर बेचारा? वो तो बोलेगा कि हमने सरकार की पॉलिसी देख के इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, आपने तो पॉलिसी बंद कर दी वो। नेक्स्ट चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कोर है ना वो टेक्नोलॉजी है, जैसे बैटरी की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर संबंधी टेक्नोलॉजी। इंडिया इन टेक्नोलॉजीज़ के मामले में ना अभी बहुत आगे नहीं है। जैसा हमने डिस्कस भी किया कि बैटरीज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब सर्विसिंग होती है ना उसमें हायर स्किल की आवश्यकता होती है एज कंपेरिजन टू जब डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स की सर्विसिंग होती है। तो अभी हमारे देश में डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज भी नहीं है जिसकी सहायता से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सिखाया जा सके कि भैया आप ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सर्विस कर लो। तो यहाँ पे भी दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत ये है, चलो हमने बैटरी के मामले में टेक्नोलॉजी हासिल कर भी ली, लेकिन बैटरी में जो मटेरियल लगेगा ना, जैसे लिथियम है, इसके रिजर्व हमारे देश में नहीं है, ये हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं।
तो जैसे हम क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, उसी प्रकार से लिथियम के लिए भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएंगे। हालांकि देखो, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था लिथियम में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने से संबंधित। मैं आपको ढूंढ के वो आर्टिकल लगाता हूं ताकि वो आप रिवाइज कर सको, कैसे हम लिथियम बैटरी के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। पहले इस आर्टिकल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जाता है कि देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ओवरऑल जो एनर्जी सिक्योरिटी सिचुएशन है ना, उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ना सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर सड़कों पर ज़्यादा दौड़ेंगे। जैसे लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर प्रोस्पर होती हैं तो जॉब क्रिएशन होगा बहुत ज़्यादा इंडिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा अगर चलेंगे तो ग्रिड भी मजबूत होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो हमने चैलेंजेस डिस्कस किए ना, उन चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लोकल इलेक्ट्रिक सप्लाई से पावर हासिल की जा सकती है। सीएनजी पंप्स जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे मॉल, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है कि एटलीस्ट हर 3 किलोमीटर के ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए और हर 25 किलोमीटर हाईवे है तो हर 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के अंतर्गत ये कंपलसरी किया है कि पार्किंग स्पेस का जो 20% हिस्सा है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, पार्किंग के लिए जो जगह रिजर्व बनानी जरूरी होती है ना आजकल की नई बिल्डिंग्स में, शहरों में, उसमें से 20% जगह, पार्किंग की जगह में से आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ के लिए छोड़नी होगी। ऐसा कंपलसरी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने अपने मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 के अंतर्गत। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि आप देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में और ज़्यादा R&D कीजिए ताकि ऐसी देसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जा सके जो इंडियन सिचुएशन के हिसाब से सही हैं। आप बाहर की टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि वो इंडियन संदर्भ में, इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ठीक से काम ना करें। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इसमें लोकल रिसर्च को प्रमोट करना भी ज़रूरी है। इसके लिए लोकल यूनिवर्सिटीज़, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया इसके लिए दूसरे देशों के साथ मिल के भी काम कर सकता है। तो ये वे फॉरवर्ड था। तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। अब आपको वो रिवाइज कर लीजिए आप, जो मैं बोल रहा था, लिथियम आयन बैटरी के मामले में इंडिया कैसे सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकता है। सबसे पहला सजेशन देखो ये है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉस्ट कम कर दो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ना दो, नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम हमें तैयार करना है ताकि उस इकोसिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट हों। दूसरा, हमें देखो बैटरीज पे भी अब फोकस करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 50% जो कॉस्ट है वो तो बैटरीज की होती है। तीसरा, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का सहयोग लिया जा सकता है। उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट ग्रुप्स चार्जिंग स्टेशंस में इन्वेस्ट करें। तीसरा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करना होगा। अगर देखो प्राइवेट कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा तो कम कॉस्ट की जो बैटरीज हैं उनका प्रोडक्शन भी हो सकेगा। और इसके लिए R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट, एक पूरा देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जा सके। नेक्स्ट, बोल्विया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इन देशों में लिथियम के फील्ड्स हैं, उनको एक्वायर किया जा सकता है। सबसे लास्ट में कुछ छोटे छोटे दूसरे प्रोविजंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स को माफ़ किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ की जा सकती है या फिर कम की जा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, GST रिफंड्स, और सबसे लास्ट में फ्री पार्किंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग फ्री की जा सकती है। तो ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं आर्टिकल में जिनकी सहायता से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडोप्शन को बूस्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की डेथ से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हो, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें टोटल 14 लोग सवार थे। अभी 13 लोगों की डेथ की पुष्टि हो चुकी है और एक ग्रुप कैप्टन वरुण वो लाइफ सपोर्ट पर है। भगवान से प्रार्थना है, उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।
तो देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडर को खो दिया है इस हादसे की वजह से। जनरल विपिन रावत हमारे देश के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, इसके लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी जो है वो गठित कर दी गई है, जिसको लीड करेंगे एयर मार्शल मानविंदर सिंह। देखो बात ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना MI-17V5 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये सेफ माना जाता है। ये हमारे देश के टॉप मिलिट्री लीडर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इवन बहुत बार जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्या ह्यूमन एरर है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल रेगुलरली हमारे देश के VIPs करते रहते हैं, तो जितना जल्दी जांच कंप्लीट हो वो सही है, क्योंकि पता लग जाएगा कारणों का, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की कोई भी ट्रेजेडी ना हो, मतलब इस प्रकार की ट्रेजेडीज को अवॉइड किया जा सके। जनरल विपिन रावत ने देखो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर 2 साल कंप्लीट नहीं किए थे, उससे पहले ये हादसा हो गया। 31 दिसंबर 2019 को वो आर्मी चीफ के पोस्ट से रिटायर हुए थे और अगले ही दिन उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट ज्वाइन कर ली थी। वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पर काम कर रहे थे मिलिट्री में, जैसे थिएटर कमांड्स वो बनाना चाहते हैं। जैसे US में थिएटर कमांड्स है ना, जिसमें तीनों जो फोर्सेस हैं वो मिल के लड़ती हैं, तो इस प्रकार की वो थिएटर कमांड्स बनाना चाहते थे। और मिलिट्री में दूसरे भी काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं उनको वो पुश कर रहे थे। देखो ये वो समय है जब चाइना एक तरफ एग्रेसिव है, लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच आपको पता है विवाद चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से हमारे रिश्ते खराब रहते हैं, बॉर्डर पर टेंशन्स रहती हैं। तो सरकार को देर नहीं करनी चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहनी चाहिए, ये पॉइंट है राइटर का। वैसे देखो कारगिल वार के बाद जो कमेटी गठित हुई थी ना, उसने 2000 में ये कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होनी चाहिए। मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ना काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी कारगिल वार के बाद। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिकमेंडेशन ये थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट होना जरूरी है, जो तीनों फोर्सेज में जॉइंटनेस लेके आए, सिंगल पॉइंट एडवाइज़र का काम करे जो सरकार को। तो लेकिन 20 साल के इंतजार के बाद अब जाके ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की गई थी, और दुर्भाग्यवश पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की डेथ हो गई इस प्रकार से एक हेलीकॉप्टर हादसे में। तो सरकार जब देखो अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने तो सीनियरिटी का थोड़ा ख्याल रखे। अगर देखो सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर मिल के काम करने में दिक्कत आएगी थोड़ा। ये इंश्योर करने के लिए कि तीनों जो सर्विस चीफ हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सब मिल के काम करें, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करते वक्त सरकार थोड़ा सीनियरिटी का ख्याल रखें, ऐसा राइटर का व्यू है, अपनी ओपिनियन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जनरल विपिन रावत की दुखद डेथ से संबंधित। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।